YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक झारखंड मेंस के पेपर 6 के सेक्शन सी से लिया गया है, जो कि साइंस का टॉपिक है और उसमें झारखंड के कृषि का चैप्टर दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम झारखंड मेंस का भी स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई परेशानी है या किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम उस पर वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आप इस वीडियो या हमारे चैनल के किसी भी वीडियो का PDF लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम वहाँ पे झारखंड मेन से संबंधित डेली क्वेश्चन और कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। शुरू करते हैं। झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन जो है वो साइंस के टॉपिक में दिया हुआ है, लेकिन कृषि से संबंधित टॉपिक जो है वो आपको ज्योग्राफी में भी मिलेंगे और इकोनॉमिक्स में भी मिलेंगे। तो इसे एक लॉन्ग आंसर के रूप में तैयार करते हुए चलेंगे, ताकि उसका कुछ पोर्शन का यूटिलाइजेशन हम ज्योग्राफी वाले सेक्शन में कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे एक लॉन्ग आंसर के रूप में तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हुए सबसे पहले इसके एक छोटे रूप में थोड़ा सा बैकग्राउंड को जान लेंगे। ठीक है। तो कृषि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 7वीं योजना आयोग ने मध्यावधि समीक्षा के बाद भारत देश को 15 बड़े कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक है। तो झारखंड का कृषि जलवायु प्रदेश वर्गीकरण में भारत के 7वें जलवायु प्रदेश के रूप में पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश कृषि के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। तो 15 बड़े कृषि जलवायु क्षेत्र को भारत में विभाजित किया गया है, और उसमें जो 7वां नंबर का है उसके वर्गीकरण में झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश को डाला गया है। पुनः राज्य को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है। जिस प्रकार से हम देख पा रहे होंगे कि झारखंड राज्य को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो आप मैप में देख रहे होंगे कि वो कौन कौन सा एरिया है। नंबर 1 है मध्यवर्ती एवं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। ये वाला जो लाइट पिंक वाला एरिया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से है। देवगढ़ है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, रांची का उत्तरी एरिया वाला है। ठीक है। चतरा है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ठीक है, जो लाइट पिंक वाला एरिया है, ये फर्स्ट में है मध्यवर्ती एवं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। दूसरा है पश्चिमी पठार। ये वाला एरिया जो आप देख पा रहे होंगे, ये है पश्चिमी पठार। ठीक है। इसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा शामिल है। तीसरे नंबर पे है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। जैसा कि हम मैप में देख पा रहे होंगे कि ये लाइटिश येलो वाला जो एरिया है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, और इसमें केवल 3 जिले शामिल हैं। ठीक है। वेस्टर्न सिंहभूम, ईस्टर्न सिंहभूम और सरायकाले खरसावा वाला एरिया। ठीक है। अब इन तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि हमें वर्णन करना है कृषि जलवायु क्षेत्र का। ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर आता है मध्यवर्ती एवं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र का। तो यह क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44% है। इस भाग के अंतर्गत दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, बोकारो, धनबाद, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, रांची का उत्तरी भाग इत्यादि शामिल होता है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, तो ये सारे जिले हैं, चाहे वो बोकारो हो, रांची हो, हजारीबाग हो। ठीक है। ये सारा जो है वो मध्यवर्ती एवं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र शहरीकरण एवं घनी आबादी वाला हिस्सा है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 433 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इस कृषि जलवायु प्रदेश का प्राकृतिक धरातल सापेक्षिक रूप से कम विषम तथा सापेक्षिक रूप से कम वर्णाच्छादित है। ठीक है। चूंकि हम पहले ही देख लिए हैं कि घनी आबादी वाला एरिया है, और जो जनसंख्या डेंसिटी है वो 433 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है,
इस कारण से वनों को काफ़ी काटा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जलोढ़ मैदान, कम ऊंचे पठारी क्षेत्र एवं सापेक्षिक रूप से अधिक ऊंचे पठारी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में उपमहाद्वीपीय से लेकर डेल्टा प्रकार की जलवायु देखी जा सकती है, किंतु कुछ क्षेत्रों में तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु का भी अनुभव होता है, जैसे कि रांची और हजारीबाग वाला जो एरिया है, इसमें मौसम बहुत हद तक इन सब एरिया से अच्छा रहता है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि ये हिली एरिया में भी है और इस एरिया में वन आच्छादन काफ़ी ज़्यादा है औरों की अपेक्षा। ठीक है, इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। इस प्रदेश की तापमान विभिन्नता जो ग्रीष्म काल में 45 डिग्री सेल्सियस से शीतकाल में कभी कभी 2 डिग्री सेल्सियस तक या फिर कह लें कि 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाती है। सामान्यतः अधिक ऊंचाई वाले लैटेराइट मिट्टी, पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी एवं नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो चूँकि कृषि जलवायु क्षेत्र का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, तो इसमें मिट्टी वाले एरिया में और जो वर्षा वाला एरिया है उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि इसमें जो है वो अधिक ऊंचाई वाले एरिया में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है एवं नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, वर्षा अधिक एवं जल संरक्षण के कारण कुछ क्षेत्रों को छोड़ के यह क्षेत्र जल संसाधन के दृष्टिकोण से सुसंपन्न है। ठीक है, तो जो जंगल वाला एरिया है वो बहुत ही अच्छा एरिया है, लेकिन जो शहरी एरिया है जिसमें वनों को बहुत ज़्यादा काटा गया है, तो उन एरिया में पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बाद बाकी एरिया में पानी ठीक ठाक है। इस क्षेत्र में धान, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दलहन, तंबाकू एवं आलू की खेती की जाती है। ठीक है, हालांकि यह क्षेत्र पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित है, जिसका मुख्य कारण खनन, बढ़ता हुआ प्रदूषण एवं निवर्णीकरण है। ठीक है, तो वनों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है और प्रदूषण चूँकि वनों को काटने के कारण और मिनरल्स बहुत ज़्यादा है झारखंड में, इस कारण वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी बहुत ज़्यादा लग रही है, इस कारण भी प्रदूषण हो रहा है। तो ये सब एरिया है जिस कारण से प्रदूषण में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं पश्चिमी पठार की। इसके अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 39% हिस्सा आता है। इसके अंतर्गत लोहरदग्गा, गुमला, लातेहार, पलामू, ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि लोहरदग्गा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया और ये गढ़वा। ठीक है, तो ये जो सारा एरिया है वो पश्चिमी पठारी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 246 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस एरिया का जनसंख्या घनत्व इस एरिया से काफ़ी कम है। इनफैक्ट कह लें कि लगभग आधा है या आधे से थोड़ा ज़्यादा है। इस क्षेत्र का प्राकृतिक धरातल अधिक विषम एवं वनाच्छादित है। ठीक है, तो चूँकि जनसंख्या घनत्व भी कम है और वनाच्छादन भी बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। ठीक है, और यहीं पे हम जानते हैं कि पलामू में वेतला नेशनल पार्क भी, तो खैर वो तो बात अलग है। ठीक है, इस क्षेत्र में शंकुकार पहाड़ियाँ के साथ साथ पठार एवं अनेक उपजाऊ मैदान भी हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रकार से लेके शीत वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इस क्षेत्र में पाट क्षेत्र भी मिलता है। इस क्षेत्र में जुलाई का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तथा जनवरी का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के मध्य तक पाया जाता है। वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक होती है। तो वर्षा में हम देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। ठीक है, वो विभिन्नता क्यों है? क्योंकि ये गढ़वा वाला एरिया और पलामू वाले एरिया में काफ़ी कम वर्षा होती है और उसी प्रकार से ये लोहरदग्गा, गुमला, ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी, पहाड़ी क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी एवं पठारी क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आप जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि मिट्टी में काफ़ी समानता है। यहाँ भी जो हाइट वाला एरिया था या ऊंचाई वाला एरिया था, वहाँ पे लैटेराइट मिट्टी पाई जा रही थी, पठारी क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जा रही है और नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है,
लाल मिट्टी इसलिए पाई जाती है क्योंकि लौह अंश के कारण होता है ये, और खनिज के कारण जहाँ जहाँ लोहा लौह अयस्क पाया जाएगा वहाँ की मिट्टी अपेक्षाकृत लाल हो जाती है। ठीक है। कम उत्पादकता इस कृषि जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, उत्पादकता कम है क्योंकि पठारी एरिया है, बहुत ज़्यादा जंगल है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण जल संसाधन की दृष्टि से असंपन्न इस क्षेत्र में कृषि वन उत्पाद की काफ़ी संभावना है। और आदिवासी लोग जो होते हैं या वहाँ के मूलवासी हैं, ठीक है, वो लोग इस एरिया में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो कृषि वन उत्पाद को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज करते हैं। इस क्षेत्र में घाटियों के सहारे, अब बात करते हैं कि कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में घाटियों के सहारे धान, आलू, मक्का, दाल तथा पठारी क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, काजू एवं उच्च सपाट क्षेत्रों में चाय, फल एवं काजू का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे जलवायु प्रदेश की, जो कि है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये वाला एरिया तीसरा जलवायु प्रदेश है। ठीक है, यह क्षेत्र झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 17% है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां शामिल है। इस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व 299 प्रति किलोमीटर है। ठीक है, तो इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कितना है? 299 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका हम पहले ही देख लिए थे कि 245 है। ठीक है, और इस एरिया का सबसे ज़्यादा है जो कि 450 के आसपास है। ठीक है, इस क्षेत्र का प्राकृतिक धरातल असमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। तो ये काफ़ी विषम प्राकृतिक धरातल वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र सापेक्षिक रूप से अधिक वन आच्छादित है। इस क्षेत्र में नम उप उष्णकटिबंधीय मानसून सक्रिय रहता है। ठीक है, इस एरिया में फॉरेस्ट डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इस क्षेत्र में मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। यहाँ मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो हम देख रहे हैं यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी ये वाला एरिया में धात्विक, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स और खासकर लॉयस ये सब ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है वो धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती एवं उत्तरी तथा सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मिट्टी का प्रकार खेती के लायक नहीं होता। यह क्षेत्र सिंचाई के आधुनिक साधनों से युक्त है। यहाँ नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो अगर ये कोई खैर अभी प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं है, तो ये वाले एरिया में जो है वो सिंचाई का काफ़ी यूज होता है क्योंकि यहाँ पे नहरों का जाल बिछा हुआ है। धान एवं सब्जियों को मुख्य रूप से उगाया जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि धान को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। चूँकि नहर यहाँ पे ज़्यादा है तो इस वजह से धान की खेती अधिक रूप में की जाती है। ठीक है, और सब्जी को भी उगाया जाता है। हालांकि यहाँ बहुफसलीय खेती का विकास भी हुआ है। इस क्षेत्र की ऊंचाई 250 से 1000 मीटर तक है। इस क्षेत्र में रबी फसल की प्रधानता है। ठीक है, तो चूँकि रबी का फसल जो होता है वो जाड़े के दिन में बोया जाता है। ठीक है, तो इस कारण से बारिश तो उस समय होती नहीं है, लेकिन चूँकि नहरों का जाल है इसलिए यहाँ पे पानी उपलब्ध हो जाता है और रबी का अच्छे फसल उगाया जाता है। प्रदूषण की समस्या, वन दोहन, जनसंख्या वृद्धि दर इत्यादि इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। टाटा स्टील और बहुत सारे जो फैक्ट्री हैं वो इस एरिया में है, इस कारण यहाँ पे प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम एक लॉन्ग आंसर तैयार कर सकते हैं झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको किसी भी वीडियो से संबंधित पीडीएफ या इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।